नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मेडिकोज कन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल। हमने शुरू की थी सेल एंड टिश्यू की कंप्लीट मास्टर सीरीज। इस सीरीज में हम सिर्फ डेफिनेशन या नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम हर नोट्स को इस तरह समझेंगे कि एक बार में ही समझ आ जाए। और एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि हर टॉपिक अगले टॉपिक से कनेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन बॉडी किन चीजों से बनी है, कोई कहेगा ऑर्गन, तो कोई कहेगा टिश्यू, और कुछ लोग कहेंगे सेल्स। लेकिन सच क्या है, चलिए आइए समझते हैं। ह्यूमन बॉडी एक बिल्डिंग की तरह होती है। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन चाहिए होते हैं, वैसे ही बॉडी भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है। सबसे पहला लेवल होता है केमिकल लेवल। यहाँ एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और डीएनए। इन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है हमारी सेल। अब सेल को बॉडी की सबसे यूनिट माना जाता है, यानी सेल अपनी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। एक सेल अकेला कुछ खास नहीं कर सकता। जब बहुत सारे सेम टाइप के सेल एक साथ काम करते हैं तो टिश्यू यानी ऊतक बनता है। जैसे मसल सेल मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं, अब कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हार्ट सारे टिश्यू से मिलकर बना है। हार्ट के अंदर मसल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है और नर्वस टिश्यू भी है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और सभी ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस प्रकार हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी होती है। और इसी सीक्वेंस को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए ह्यूमन बॉडी का। तो आइए समझते हैं इसको। केमिकल, फिर उससे बनते हैं सेल्स। सेल्स बनी होती है टिश्यू से, कई सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी। अब सवाल यह भी उठता है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि बॉडी सेल से बनी है। चलिए हिस्ट्री में चलते हैं। 1665 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने माइक्रोस्कोप से कोक का एक पतला पीस देखा। उन्होंने उसमें छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए। उन्होंने उन बॉक्सों को नाम दिया सेल। लेकिन एक बात याद रखना, ये लिविंग सेल नहीं थी, ये डेड सेल थी। कुछ साल बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉर्क। उन्हें माइक्रोस्कोप को और पावरफुल बनाया और पहली बार लिविंग सेल देखी। इसी वजह से ल्यूवेनहॉर्क को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर खोजा, जिससे नाम दिया न्यूक्लियस। फिर आए प्रकुंजे, उन्होंने सेल के लिविंग सब्सटेंस को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, सेल थ्योरी। सेजवान ने कहा सारे एनिमल भी सेल से ही बने होते हैं, और विर्चॉप ने एक लाइन कही जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ओमिन्स कैनुला ई कैनुला, मतलब हर नया सेल किसी पुराने सेल से ही बनता है। ये लाइन याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अब सेल भी दो टाइप की होती है। पहली होती है सोमेटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल। सोमेटिक सेल मतलब हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल, जैसे स्किन सेल, मसल सेल, लीवर सेल। इनके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर्स, इसलिए इन्हें डिप्लॉइड या ट्वेन कहते हैं। ये डिवाइडेड करती है माइटोसिस से। अब बात करते हैं जर्म सेल की। ये रिप्रोडक्टिव सेल होती है, स्पर्म और ओवम। इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी हैप्लॉइड, और ये बनती है मियोसिस से। अब एग्जाम में याद करना है तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, यानी सोमेटिक सेल होगी उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, और जर्म सेल होगी तो उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। क्यों 23 होंगे? बिकॉज 23 फीमेल के होंगे, 23 मेल से होंगे, दोनों मिलके 46 बनाएंगे, और उससे बनता है अपना जाइगोट। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है, इन तीन चीज
अब इन चीजों को याद रखना, पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन बाहर की सिक्योरिटी वॉल है, साइटोप्लाज्म अंदर का वर्किंग एरिया है और न्यूक्लियस इन सब का बॉस है जो पूरा कंट्रोल रखता है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म प्रोटोप्लाज्म। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो याद रखना प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब मान लो आपके घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वह डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। सेल में भी बिल्कुल वही काम करता है सेल मेम्ब्रेन, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सेल का ग्रेट कीपर भी कहते हैं। यानी गेट कीपर का काम होता है कि किसको अंदर भेजना है और किसको बाहर भेजना है। वो ये डिसाइड करता है कि ये अपना ही कॉलोनी का है या ये हार्मफुल नहीं है, तो वही डिसाइड करता है इन सब चीजों के बारे में। लेकिन एक बात, सेल मेम्ब्रेन कई सीमेंट की दीवार नहीं है, क्योंकि 1972 में सिंगर और निकोलसन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन वास्तव में एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसे इमेजिन कैसे करेंगे, एक स्विमिंग पूल इमेजिन करो, पूल का पानी है लिपिड्स, उसके अंदर पानी तैर रहे लोग हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन अपनी जगह बदल भी सकते हैं, इसी वजह से मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और इसी वजह से सब्सटेंस अंदर या बाहर मूव कर पाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। परीक्षा में तीनों नाम एक ही चीज के हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। मतलब सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, हर चीज को अंदर नहीं आने देती और हर एक चीज को बाहर नहीं जाने देती। यानी सेमी परबल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज आसानी से अंदर नहीं जा सकती और आसानी से बाहर नहीं जा सकती। ये सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही परमिशन देती है कि वो अंदर आ जा सके या फिर बाहर आ जा सके। बिल्कुल एयरटाइट सिक्योरिटी होती है ना, बिल्कुल चेकिंग वेकिंग करके ही अपने को बोर्ड इन बोर्ड आउट करती है, उसी तरीके से। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ये मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर होते हैं। इनका काम होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन, यानी एक सेल दूसरी सेल को कैसे पहचानती है। इसी लेयर को ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। अब आते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के वर्कर होते हैं। कुछ प्रोटीन सिग्नल रिसीव करते हैं, कुछ चैनल बनाते हैं, कुछ कैरियर का काम करते हैं और कुछ पंप की तरह सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सब फेमस एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप के हैं। सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है कैरियर प्रोटीन के थ्रू। अब समझते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फास्फोलिपिड बाइलेयर यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेल मेम्ब्रेन का, और कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा रिजिड या बहुत ज्यादा फ्लूइडी हो सकती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो दोस्तों आज हमने समझा स्ट्रक्चरल हायरार्की, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सोमेटिक और जर्म सेल, सेल स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन्स। अगले पार्ट में हम सेल के अंदर की दुनिया में एंट्री करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और बाकी सारे ऑर्गेनल्स को। बिलीव मी, उसके बाद सेल आपको एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह दिखाई देने लगेगी। जब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल मेडिकोज कन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करिए और अपने नर्सिंग फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो धमाकेदार बनाते रहें आपके लिए। बस यही हमारा एक मोटिवेशन रहता है। तो पार्ट 2 कल इसी टाइम पर अपलोड होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
जय हिंद, जय भारत।